कनाडा और भारत के बीच दोनों देश जो व्यापार समझौता साइन करने वाले हैं उसको लेकर कौन सी गुड न्यूज आ रही है, आईएमएफ की तरफ से भारत के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, नेपाल ने भारत के साथ कौन सी मीटिंग करने से इनकार कर दिया है, वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने के साथ ही शनिवार को बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर अब तक की कौन सी सबसे बड़ी कार्रवाई की है जिसके कारण बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट काफी मुश्किल में आते दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और कनाडा के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भारत आई है और दिल्ली में भारत और कनाडा के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच सेकंड राउंड की टॉक्स सफलतापूर्ण खत्म हो गई हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये टॉक्स 4 से 5 दिन तक लगातार चलती रही। 4 मई को ये टॉक्स स्टार्ट हुई थी और 8 मई तक चली थी। भारत और कनाडा के ट्रेड एग्रीमेंट को सीपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जा रहा है। कनाडा में नई गवर्नमेंट आने के बाद भारत और कनाडा के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स नए सिरे से स्टार्ट की जा रही हैं, इसलिए ये दूसरा राउंड था। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार टैरिफ लगाने की धमकी और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी के बीच कनाडा को भारत से काफी होप्स हैं, इसलिए कनाडा चाहता है कि भारत के साथ ये व्यापार समझौता जल्दी से जल्दी साइन किया जाए। अगले राउंड्स की टॉक कनाडा में होगी जिसकी डेट्स दोनों देशों ने अभी फाइनलाइज नहीं की है। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि अगले साल तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लिस्ट में एक और देश का नाम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन नेवी चीफ के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने नए सीडीएस और नए इंडियन नेवी चीफ के नाम की अनाउंसमेंट कर दी है। भारत के अगले सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी और ये जनरल अनिल चौहान सर को रिप्लेस करेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान सर का टेन्योर खत्म होना है 31 मई को, यानी कि इसी महीने के एंड में। वैसे तो अनिल चौहान सर पिछले साल सितंबर 2025 में ही अपना टेन्योर कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन उनको भारत सरकार ने 8 महीने की एक्सटेंशन दी थी जो अब 31 मई को खत्म होने वाली है। हमारे अगले सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी सर की बात करें तो ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं। लास्ट ईयर रिटायरमेंट के बाद इनको भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर की पोस्ट के ऊपर हायर किया था एंड आज इनको देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ घोषित कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी सर इससे पहले इंडियन आर्मी के वाइस चीफ भी रहे हैं। उससे पहले इन्होंने इंडियन आर्मी की सबसे क्रिटिकल नॉर्दर्न कमांड को भी लीड किया है। सीडीएस के साथ साथ भारत सरकार ने अगले नेवी चीफ की भी अनाउंसमेंट कर दी है और भारत के अगले नेवी चीफ होंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन सर, जो इस समय वेस्टर्न नेवल कमांड को लीड कर रहे हैं। इनका टेन्योर भी 31 मई को स्टार्ट होगा और ये रिप्लेस कर रहे हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर को, जो 31 मई को रिटायर होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेना के अलग अलग विंग्स के चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, भारत के अंदर ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है, जिसमें केवल 2 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और देश का होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री नामों को शॉर्टलिस्ट करके अपने सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को भेजती है और ये कमेटी किसी एक कैंडिडेट को फाइनलाइज करके उसका नाम फॉर्मेलिटी के लिए देश के प्रेसिडेंट को भेजते हैं, जिसके बाद नाम की अनाउंसमेंट होती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर की नेपाल यात्रा को अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। विक्रम मिश्री सर कल यानी कि 11 से 12 मई के लिए नेपाल जाने वाले थे और वहां पर नेपाल के गवर्नमेंट ऑफिशियल, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह के साथ मुलाकात करने वाले थे। इसके साथ ही भारत के फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल जाकर वहां पर प्राइम मिनिस्टर बालन शाह को खुद ही पर्सनली भारत आने का ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर देने वाले थे। लेकिन अब एंड मोमेंट के ऊपर ठीक 48 घंटे पहले ये न्यूज आ रही है कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर की नेपाल विजिट अचानक से कैंसिल हो गई है। सोर्सेज के हवाले से इसका कारण बताया जा रहा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने विक्रम मिश्री सर के साथ डायरेक्ट मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। नेपाल की नई सरकार चाहती है कि भारत के साथ बराबरी के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। इससे पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने यूएस स्पेशल एनवॉय और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर के साथ भी मीटिंग करने से इनकार कर दिया था। भारत चाहता था कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर नेपाल के विदेश मंत्री और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह के साथ डायरेक्ट मुलाकात करके ये पता लगाने की कोशिश करें कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर की भारत से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उनको पूरा करने के लिए हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सीधा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं। इवन भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर के साथ भी बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि त्रिपुरा स्टेट का जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, वहां पर ब्राह्मणबड़िया नाम की डिस्ट्रिक्ट के कस्बा उपजिला बॉर्डर के ऊपर
बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 2 बांग्लादेशी मारे गए हैं। न्यूज आ रही है कि 3 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की सीमा में घुसकर स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने इनको वार्निंग भी दी थी, लेकिन ये उल्टा बीएसएफ के जवानों के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते बीएसएफ के जवानों को अपने डिफेंस में फायर खोलना पड़ गया। न्यूज निकल कर आ रही है कि स्मगलिंग रोकने के लिए बीएसएफ के जवानों ने जो कार्रवाई की उसमें 2 बांग्लादेशी मारे गए और 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन दोनों बांग्लादेशी की बॉडीज बीएसएफ के पास 18 घंटे तक रही और पिछले कल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बॉडी को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया। इसमें से एक 22 साल का मोहम्मद मरसलीन बताया जा रहा है और दूसरा 55 साल का नाबिर हुसैन। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक बांग्लादेश की सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर विलेज में इस इंसिडेंट के ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है और काफी लोगों के लिए शॉकिंग भी होने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पिछले कल के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल लेवल के ऊपर तो दुनिया के सामने रिलेशंस पूरी तरह से फ्रीज चल रहे हैं। दोनों देशों की सरकारों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेटिक चैनल्स आज भी एक्टिव हैं। न्यूज आ रही है कि पिछले 3 महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार बैक चैनल मीटिंग्स हो गई हैं, और ये जो 2 मीटिंग हुई हैं इनमें से एक मीटिंग हुई है कतर में और दूसरी मीटिंग हुई है किसी और एशियन कंट्री की राजधानी में, जिसका नाम नहीं बताया गया है। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई थी वो हॉटलाइन आज भी ओपन है, और आज भी हर हफ्ते भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिशियल्स आपस में बात करते हैं। हर हफ्ते मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑफिसेस के बीच लगातार ये कम्युनिकेशन मेंटेन हो रही है। अभी जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हैं ये सेना के लेवल के ऊपर ऑफिशियल्स टॉक करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल भी दोनों देशों की सरकारों ने ओपन किया हुआ है। इवन पिछले साल जो पहलगाम हमला हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे ट्रैक टू डिप्लोमेटिक चैनल्स तब से ही एक्टिव हैं। कतर का नाम तो पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि कतर में भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की एक मीटिंग होस्ट की गई है। वैसे जिनको नहीं पता ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, तो उनकी जानकारी के लिए सिंपल भाषा में समझें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी अनऑफिशियल टॉक्स होती हैं जहां पर कंट्रीज के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स, रिटायर्ड एडवाइजर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स के मेंबर्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन मीटिंग्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर एग्रीमेंट या फिर किसी भी पॉजिटिव आउटकम के ऊपर निकलने का प्रेशर नहीं होता है, लेकिन इन मीटिंग से जो इनपुट मिलते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए जाते हैं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर इनडायरेक्टली उन इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के केस में ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ट्रैक टू बैक चैनल्स ये सिस्टम नया नहीं है। इस तरह की टॉक्स भारत और पाकिस्तान पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं। 1971 का युद्ध हो, न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल युद्ध, मुंबई अटैक, इन सब के बावजूद भारत और पाकिस्तान हमेशा ये ट्रैक टू बैक चैनल्स ओपन रखते हैं, और कहा जाता है कि एक समय के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 20 पैरेलल ट्रैक टू डायलॉग्स एक साथ चल रहे थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकारें बेशक बात करना दुनिया के सामने बंद कर दें, लेकिन एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान के बीच कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कभी बंद नहीं होती है। इसके अलावा ये भी अपडेट आ रही है कि ये जो ट्रैक टू बैक चैनल टॉक्स हैं ये भारत ने गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना के साथ भी उस वक्त की थी, और इन्हीं ट्रैक टू बैक चैनल्स की इनफॉर्मल एक्सचेंजेस और बैक चैनल कम्युनिकेशंस ने सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका था और बॉर्डर के ऊपर भारत और चाइना के बीच सिचुएशन नॉर्मलाइज हो पाई थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल्स और ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की टॉक्स होनी चाहिए या फिर इनको बंद कर देना चाहिए? हाँ या फिर ना, सरकार को जैसा ठीक लगे वैसा करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एड देनी है उसकी अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने का अप्रूवल दे दिया है। ये इंस्टॉलमेंट है $1.32 बिलियन की, जो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरकार के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को टोटल $7 बिलियन का फाइनेंशियल पैकेज दिया है, और ये $1.32 बिलियन अप्रूव करने के बाद पाकिस्तान की सरकार को उसमें से टोटल $4.8 बिलियन मिल गए हैं। IMF ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए जो फाइनेंशियल प्रोग्राम और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कमिटमेंट ली थी उसको पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से फॉलो कर रही है, और डिटेल रिव्यू करने के बाद ही वो ये $1.32 बिलियन पाकिस्तान की सरकार के अकाउंट में रिलीज कर रहे हैं।
यानी आसान भाषा में बोला जाए तो आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार को जो रिफॉर्म्स करने के लिए कहा था वो पाकिस्तान की सरकार फॉलो कर रही है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश होकर ही आईएमएफ ने ये $1.32 बिलियन पाकिस्तान की सरकार को दे दिए हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।